एक गांव में मालती नाम की महिला रहती थी। उसका बेटा किशोर शहर में कपड़ों की फैक्ट्री का मालिक था और अच्छे पैसे कमाता था। मालती का समृद्ध परिवार था, लेकिन फिर भी मालती पुराने ख्यालात की थी। एक दिन उसकी पड़ोसी सहेली रेखा उसके घर आई। सुना है तुम किशोर की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पता कैसे नहीं चलेगा? तुमने कल सुमन से कहा और उसने पूरे गांव में बात फैला दी। अब औरत के पेट में कोई बात कब तक रुकेगी? हाँ, मैं सोच रही थी कि इस साल किशोर की शादी कर दूं। बस इसीलिए ये बात मैंने सुमन से कही थी कि कोई गांव की अच्छी लड़की नजर में हो तो बता देना। अरे मालती बहन, गांव में तो सारी अनपढ़ लड़कियां हैं और अपना किशोर तो पढ़ा लिखा ठहरा, तो वो भला गांव की अनपढ़ लड़की से शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम्हें तो पता है, पढ़ी लिखी लड़कियां घर तबाह कर देती हैं। इसीलिए अनपढ़ लड़की देख रही हूँ जो मेरी मुट्ठी में रह सके। तुम्हारी सोच तो तुम्हारी जैसी पुरानी हो गई है। अब जमाना बदल गया है। हाँ, तू रहने दे अभी। हमेशा उल्टी ही बात करती है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। और मालती वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद किशोर शहर से गांव आया और जब उसे शादी के बारे में पता चला तो उसने माँ से कहा, माँ, अब आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लड़की ढूंढ ली है। उसका नाम दीपा है। यह कहते हुए किशोर माँ को लड़की की फोटो दिखाता है। लड़की तो सुंदर है, पर ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है ना? पढ़ी लिखी है और मेरे दोस्त की कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम भी करती है। ये फैशन डायनासोर क्या है? फैशन डायनासोर नहीं, फैशन डिजाइनर मतलब कपड़ों की सुंदरता बढ़ाने का काम करती है। माँ, हमारी नंबर 1 जोड़ी है। मैं फैक्ट्री में कपड़े बनाऊंगा और दीपा उन्हें डिजाइन करेगी। नहीं नहीं नहीं, इससे तेरी शादी नहीं हो सकती। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और ऊपर से शहरी, ये तो पूरा ही घर खा जाएगी। हाँ, पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू नहीं, आपकी ये सोच घर खा जाएगी। और माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दीपा के साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस तरह किशोर मालती से गुस्सा होकर शहर चला गया। किशोर के गुस्से और जिद के कारण मालती शादी के लिए राजी हो गई और किशोर को कहा, ठीक है, तू उस लड़की से शादी कर ले, लेकिन एक शर्त पर कि वो नौकरी नहीं करेगी और घर पर रहकर गृहस्थी संभालेगी। फिर कुछ समय बाद किशोर और दीपा की शादी हो जाती है। शादी के बाद दीपा नौकरी छोड़कर घर के काम करने लगी और किशोर अपना कारोबार संभालने लगा। सब सही चल रहा था कि एक दिन किशोर को फोन आया। हेलो मालिक, शॉर्ट सर्किट के कारण हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया। यह सुनकर किशोर के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ गहने हैं, उसे तोड़कर हम फिर से अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। नहीं, इतने कम पैसों से कुछ नहीं होगा। लोगों के उधार भी तो देने हैं। ठीक है, इससे मैं फैशन डिजाइनर का काम शुरू करती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम कुछ नहीं करोगी। लोग क्या कहेंगे? नहीं माँ जी, हमें लोगों से क्या मतलब है। आज हमारा बुरा वक्त है, कोई बैठकर हमें पैसे लाकर नहीं देगा। और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, काम करना चाहती हूँ। हाँ माँ, ये सही कह रही है। वैसे भी अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और फिर दीपा अपने गहने तोड़कर फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू करती है और किशोर शहर जाकर ऑर्डर लेने का काम करने लगा और दोनों खूब मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनका काम बहुत बढ़ता चला गया और उन्होंने एक बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोल दी। यह सब देख रेखा मालती से कहती है, अच्छा, तो अब बड़ी कंपनी भी शुरू कर दी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बहू जो इतनी होशियार है। अगर उस दिन भी तुमने बहू को काम करने से रोका होता तो आज तुम्हारे दिन बहुत बुरे होते। हाँ रेखा, तुमने सही कहा। मैं गलत सोचती थी। बहू को मुट्ठी में नहीं, दिल में रखना चाहिए। आज मेरी बहू पढ़ी लिखी है,
और उसके काम की वजह से ही आज हमारे फिर से अच्छे दिन आए हैं। इसीलिए सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए और पुरानी सोच बदलकर जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे इस पर ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। एक गांव में सुमंत नाम का व्यक्ति रहता था। सुमंत एक हेयर कट सैलून चलाता था। रात को खाने पर सुमंत को उदास देख उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, उदास दिख रहा है? क्या बताऊं माँ, इस वायरस के कारण आमदनी बहुत कम हो गई है। आज पूरे दिन में एक भी कस्टमर नहीं आया। दुकान का किराया भी ऊपर पड़ रहा है। पता नहीं अब घर कैसे चलेगा। सुमंत की बात सुनकर उसकी पत्नी सोनाली ने कहा, वायरस के डर के कारण लोग बाल नहीं कटवा रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने बालों का ख्याल तो रखते ही हैं। इसलिए हम शैम्पू बनाकर बेच सकते हैं। वैसे भी मैंने केमिकल साइंस में एमएससी की है। बेटा, ये काम हम जैसे छोटे लोगों के लिए संभव नहीं है। कई मुश्किलें आती हैं। माँ जी, संभव असंभव की बात तो तब है जब हम काम शुरू करेंगे, लेकिन अगर हम मुश्किलों से डरकर कोई काम शुरू ही नहीं करेंगे तो सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। इस तरह सोनाली अपनी प्रभावी बातों से सुमंत और माँ को मना लेती है और शैम्पू बनाने के काम पर लग जाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद सोनाली ने शैम्पू बना लिया और टेस्टिंग के लिए शैम्पू अपनी सास को दिया। वाह रे बहू, तूने क्या शैम्पू बनाया है। इससे मेरे बाल तो एकदम मखमल जैसे कोमल हो गए हैं। माँ जी, इससे बाल कोमल होने के साथ साथ लंबे और घने भी होते हैं। सोनाली, तुमने तो ये कमाल कर दिया। ये शैम्पू तो धमाल मचा देगा। चलो जल्दी से इसे बेचने की तैयारी शुरू करते हैं। अगले दिन जब दोनों शैम्पू बेचने गए तो उन्होंने देखा कि वहां उनका पड़ोसी लुट्टन पहले से ही शैम्पू बेच रहा है। शैम्पू ले लो भाई, शैम्पू। लॉकडाउन में रखे बालों का ख्याल करे हमारा शैम्पू इस्तेमाल। बाल घने कोमल करे सिर्फ 3 दिनों में। टकलों के सर पर जान लगा दे, हमारा शैम्पू 3 दिन में बाल उगा दे। शैम्पू ले लो भाई, शैम्पू। इस तरह लुट्टन शैम्पू बेचने लगा। अगर कोई सोनाली के पास शैम्पू लेने जाता तो वह लोगों से कहता, क्या भाई साहब, मैं तो आपको पढ़ा लिखा समझ रहा था, आप भी कहाँ शैम्पू लेने जा रहे हैं। वे मेरा ही माल कॉपी कर कर बेच रहे हैं। असली माल तो सिर्फ यहाँ मिलेगा, विदेश से पढ़े साइंटिस्ट लुट्टन राजा के पास। और लोग उसकी बातों में आकर उससे ही शैम्पू खरीदने लगे। इसलिए सोनाली ने उससे कहा, लुट्टन जी, आप हमें यूं बदनाम क्यों कर रहे हो? मैं भी साइंटिस्ट हूँ और ये शैम्पू मैंने खुद बनाया है। और वैसे भी आपका शैम्पू हूबहू मेरे शैम्पू जैसा है। क्या रे, तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? तुझे पता है मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने विदेश से पढ़ाई की है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और यह शैम्पू भी मैंने बनाई है और तुमने मेरा फार्मूला चोरी किया है, समझी? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। और बेचारी सोनाली छोटा सा मुंह लेकर चली जाती है। तभी एक रात सोनाली को घर में कुछ हलचल महसूस हुई। जब वो देखने गई तो उसने लुट्टन को शैम्पू की चोरी करते देखा। फिर सोनाली ने जल्दी से सारी बात सुमंत को बताई। अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो। इस लुट्टन लुटेरे को इसके ही जाल में फंसाने का मेरे पास एक उपाय है। बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। फिर सोनाली सुमंत के कहे अनुसार शैम्पू में बाल बढ़ाने वाले केमिकल की मात्रा बढ़ा दी और अगले दिन लुट्टन ने उसी शैम्पू को चुराकर लोगों को बेच दिया। हर रोज की तरह आज भी लुट्टन शैम्पू बेच रहा था। तभी वहाँ एक टकला आदमी आया। क्यों भाई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा शैम्पू 3 दिन में बाल उगाता है। हाँ, लेकिन तुम तो कल ही लेकर गए हो, अभी 2 दिन बाकी है। तभी आदमी ने जेब में से हाथ बाहर निकाला। 3 दिन नहीं, एक ही दिन में इसने बाल उगा दिए और मेरे हाथों को भालू जैसा कर दिया। तभी वहाँ दूसरा व्यक्ति आया। उसे देख लुट्टन बोला, वाह भाई साहब, आपकी तो बहुत अच्छी दाढ़ी आई है। आखिर यही तो एक मर्द की निशानी है। ये मर्द नहीं, मेरी बीवी है। गलती से शैम्पू इसके चेहरे पर गिर गया। जब तक मुंह साफ करती तब तक इस शैम्पू ने इसका ये हाल कर दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब देख तेरी हड्डियां कैसे तोड़ता हूँ। तभी उसके शैम्पू के शिकार और लोग भी वहां आ गए और उसे धमकाने लगे। अपनी जान पर बने देख लुट्टन उनके पांव में गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर।
तुम जल्दी से जल्दी इस बढ़े हुए बालों का इलाज ढूंढो। आखिर तुम विदेश से पढ़े हुए साइंटिस्ट हो, और अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारा राम नाम सफल हो जाएगा, समझे? लुट्टन सोचने लगा, अरे कलमुही लड़की ढंग से शैम्पू नहीं बना सकती थी, तेरी करतूत का इलाज मैं कैसे ढूंढूंगा। यह सोच लुट्टन बोला, मैं जानता हूँ शैम्पू में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन किसी चीज का इलाज ढूंढने में समय लगता है ना। जैसे अभी वो वायरस फैला है, उसे ही देख लो। भाइयों, ये ऐसे नहीं मानेगा, जब इस पर गुजरेगी तभी ये समझेगा। यह कहते हुए लोगों ने लुट्टन पर वहां पड़ा सारा शैम्पू डाल दिया, जिससे लुट्टन के पूरे शरीर पर बाल उगाए। अरे ये क्या कर दिया तुमने? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है। अरे शैम्पू भी इसी ने ही बनाया है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ चुरा कर बेचा है। तभी सोनाली और सुमंत वहाँ आकर सारी बात बताते हैं और कहते हैं, ये लो, ये दवाई हम पहले ही बना चुके थे, इससे सब सही हो जाएगा। और फिर लुट्टन अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और सोनाली का शैम्पू आसपास के सारे गांव में फेमस हो जाता है। एक पिपरी नाम के गांव में लाला सेठ की बड़ी कपड़े की दुकान थी। लाला के दुकान में मणि नाम का कर्मचारी था, जो लाला की लोगों को कपड़े दिखाने में मदद करता था। कई दिनों से लाला सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उसे शराब की आदत लग गई थी। एक दिन लाला से परेशान होकर उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर आज आपने शराब को हाथ लगाया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं, आज मैं बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा, तुम्हारी कसम। रोज तो आप मेरी झूठी कसम खाते हो, किसी दिन मैं सच में मर जाऊंगी। लेकिन आज सच कह रहा हूँ। और लाला ने फोन रखकर मणि से कहा, हाँ, आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ, तुम दुकान बंद करके चाबी लेकर आ जाना। लाला घर जाने के लिए निकला, तभी उसे रास्ते में एक दोस्त मिल गया। उसे परेशान देखकर लाला ने कहा, अरे भाई सीताराम, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बताऊं, दिन भर बीबी की कचकच सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ। उसकी जवान कैंची जैसी चलती रहती है, रुकती ही नहीं। इसलिए मैं ही बाहर निकल आया। महीना भर काम करके पूरा पगार उसके हाथों में रख दिया। उसमें से सिर्फ 2000 रुपए मैंने दारू के लिए मांगे तो देने से मना कर दिया और अपना भाषण शुरू कर दिया। अरे भाई, मेरे घर में भी रोज यही होता है, इसलिए आज जल्दी घर जा रहा हूँ। तुम्हारा दुख सुनकर बुरा लगा, आखिर हम बेवड़े ही एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं ना। तुम सही कह रहे हो दोस्त, चलो ना एक एक घूंट मार के आते हैं। नहीं यार, आज नहीं, बीबी फिर से तमाशा करेगी। कई देर सीताराम के कहने पर लाला मान गया और दोनों शराब की दुकान पर गए। लाला जी, पहले कल के 2000 दीजिए, उसके बाद ही आपको शराब मिलेगी। अरे भाई, किस बात के 2000? कल तो मैंने सिर्फ 300 रुपए की दारू पी थी। शराब पीने के बाद आपको होश कहाँ रहता है? कल आपने 4 लोगों को बिठाकर शराब पिलाई थी और कहा था कि इनका बिल भी मैं भर दूंगा, उधारी में लिख लेना। ठीक है भाई, ये लो। इसी तरह शराब वाला लाला को बेवकूफ बनाकर हमेशा पैसे लूटता था। थोड़ी देर में दोनों फुल शराब पीकर निकले। लाला जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीबी उसकी हालत देखकर समझ गई कि आज भी लाला पी कर आया है। क्यों, आज भी मेरी झूठी कसम खाई ना? अरे थोड़ा धंधे पर ध्यान दो, घर में कुछ नहीं बचा है, आपने सारी बचत शराब में बहा दी है। अरे भाग्यवान, पैसा खर्च के लिए ही तो कमाया जाता है। जैसे तुम गहनों में पैसे उड़ाती हो, वैसे मैं दारू में उड़ाता हूँ। बस हिसाब बराबर। अब मैं चला सोने। इस तरह लाला बीबी की सारी बातों को नजरअंदाज करने लगा और पूरे दिन दोस्तों के साथ शराब की दुकान पर बैठा रहता। एक दिन लाला सीताराम के साथ शराब की दुकान पर बैठा था, तभी वहां पर मणि दौड़ते हुए आया। सेठ जी, जल्दी चलिए, सेठानी जी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर आया हूँ, मगर डॉक्टर ऑपरेशन करने से मना कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि जब तक 4 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक ऑपरेशन संभव नहीं है। जल्दी पैसे लेकर चलिए। क्या एक्सीडेंट? पर मेरे पास पैसे तो नहीं है, अब मैं क्या करूं? दोस्त सीताराम, आज पैसे दे दे, बीबी का ऑपरेशन है भाई। जा रे फोकटिया,
मेरे पास कोई पैसा नहीं है, वो तो तू फ्री की पिला देता है, इसलिए तेरे साथ बैठ जाता हूँ। मैं तो चला घर। इन बातों ने लाला की सारी शराब उतार दी। वो हर जगह गया, दुकान के गल्ले से लेकर घर के आटे के डब्बों तक, पर उसे 1 रुपया नहीं मिला। उसने लोगों से उधारी भी मांगी, पर सबने शराबी समझकर उसे पैसे देने से मना कर दिया और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। कुछ देर बाद मणि लाला के पास आया। सेठ जी, सेठानी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनते ही लाला के पैरों तले जमीन खिसक गई और लाला रोने लगा। मेरी पारो रोज कहती रही शराब छोड़ दो, धंधे पे ध्यान दो, बचत करो, लेकिन मैं झूठे दोस्तों की बातों में आकर कहता रहा पैसा तो उड़ाने के लिए ही होता है। अब मुझे सब समझ में आ गया कि बचत कितनी जरूरी होती है। अगर मैंने शराब छोड़ दी होती तो आज मेरी पारो जिंदा होती। हे भगवान, मैं अब से कभी शराब नहीं पीऊंगा, बस मेरी पारो को वापस कर दो। तभी पीछे से एक आवाज आई। तो आज के बाद पक्का कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे ना? हाँ भगवान, पक्का। हाथ तो क्या, देखूंगा भी नहीं, बस पारो को वापस कर दो। ये भगवान नहीं, मैं बोल रही हूँ। अब रोना बंद करो, ये हमारी तरकीब थी ताकि तुम्हारी शराब छुड़ा सके। यह सुन लाला बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद उसने सारी बुरी आदतें छोड़ धंधे पर ध्यान देने लगा और बचत करने लगा। और लाला ने अच्छे दोस्त भी बना लिए जो उसकी मुसीबत में मदद करे।